मेरी माँ मेले से एक छोटी बांसुरी लेके आई थी। उनका एक कॉन्सर्ट चल रहा था, तो मैं चौंक गया और मैंने बहुत अच्छे से वो सुना और मैं मतलब पागल हो गया कि और सोचा कि ये मुझे सीखना है अच्छी तरह से। तो उनका नंबर मिला, उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। और उसके बाद एक 1.5-2 साल उन्होंने मुझे सिखाया बहुत अच्छे से। अभी भी मैं उनके पास जाता हूँ गाइडेंस लेने के लिए। और अगर आप फ्लूटिस्ट नहीं होते तो आप क्या प्रोफेशन चूज करते? तो मैं इंजीनियर होता। अच्छा। वेलकम टू मेरी कहानी मेरी जुबानी पॉडकास्ट. Today's story is one of breath, melody, and devotion. The journey of a musician whose bansuri does not just play notes but speaks to the soul. Please join me in welcoming our guest Aditya Sutar. आदित्य सुतार जी, बहुत ही मीठी बांसुरी बजाई आपने. धन्यवाद। आदित्य जी, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है. थैंक तो हम जानना चाहेंगे कि बांसुरी और आपकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी? यू जी। बेसिकली मेरी माँ मेले से एक छोटी बांसुरी लेके आई थी, जो आपको पता होगा, जो जी जी जिसको अभी स्ट्रेट फ्लूट कहते हैं, छोटा वाला। जी. वो फ्लूट लेके आई थी बांसुरी। तो मुझे सब आदत सी बन गई थी कि कुछ नहीं कर रहे तो ले लो बजाओ। तो मैं बजा रहा था। तो एक दिन सडनली मुझे टीवी पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो मेरे दादा गुरु हैं, उनका एक कॉन्सर्ट चल रहा था एक चैनल पे। और उस टाइम मैंने पहली बार इतना बड़ा बांसुरी, इतना बड़ा फ्लूट मैंने पहली बार देखा। तो मैं चौंक गया और मैंने बहुत अच्छे से वो सुना और मैं मतलब पागल हो गया कि और सोचा कि ये मुझे सीखना है अच्छी तरह से। तो कहीं से जो एस पी यादव सर है, मेरे पहले गुरु हैं, तो उनका नंबर मिला, उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। और उसके बाद एक 1.5-2 साल उन्होंने मुझे सिखाया बहुत अच्छे से। अभी भी मैं उनके पास जाता हूँ गाइडेंस लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे उसके बाद खुद मुझे पंडित रूपक कुलकर्णी जी, जो मेरे गुरु जी हैं, उनके पास वो मुझे लेके आए और मेरा आगे का जर्नी शुरू हुआ। और साथ साथ उसके बाद कुछ कुछ सालों बाद मेरी मुलाकात मेरे जो सदगुरु हैं, आसावरी पटवर्धन जी, जिनको मैं प्यार से, आदर से, सम्मान से आई कहता हूँ, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद स्पिरिचुअल और म्यूजिकल, ये दोनों जर्नी स्टार्ट। बहुत ही प्यारी स्टोरी है आपकी और बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी है. और म्यूज़िक मतलब बांसुरी सीखने के बाद आपने सबसे पहला आपका स्टेज परफॉर्मेंस कब हुआ था? और आपको याद है कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? जी। जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था, तब मैंने जस्ट स्टार्ट किया था और 1 साल के अंदर ही मुझे एक मौका मिला था मेरे गांव में, जो मेरा महिसा नाम का गांव है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में। बहुत प्यारा गांव है। और वहाँ पे हमारे जो प्यारे लोग हैं, उनको बहुत मेरा ये है कि अरे हमारा बच्चा है। तो उन्होंने मुझे, मेरा एक प्रोग्राम छोटा सा रखा था। और क्या उम्र थी आपकी? शायद 16,
थी शायद। और उस टाइम मैंने बजाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे सब घर के लोग हैं। जैसे हम घर के लोग प्यार नहीं करते कि अरे कितना अच्छा काम किया है, ये कुछ बख्शीश ले लो, पिताजी या फिर दादाजी करके, वैसे हर किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। और मतलब उससे मैं और ज्यादा अंदर से जी मोटिवेशन मिला जी और कि अभी और ज्यादा सीखना है। जी, बांसुरी तो बजाना ही था, परफॉर्म करने का मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ, परफॉर्म भी अगर अच्छा हो और मौके परफॉर्मेंस, मिले। तो और भी खुद को भी मोटिवेशन मिलता है और सामने वालों को अच्छा भी लगता है। जी बिल्कुल। और आदित्य जी, जैसे कि आपने गुरु शिष्य परंपरा से सीख रहे हैं आप, तो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में काफ़ी व्यूअर्स को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसके जी बारे में हमें बताइए। जी, जैसे ही मैं मेरे गुरु जी पंडित रूपक कुलकर्णी जी के पास आया, वहां से मेरी गुरु शिष्य परंपरा से जो सीख होती है, जो विद्या लेने का जो प्रवास होता है, वो स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली क्या होता है गुरु शिष्य परंपरा में, कि गुरु आपको सिखाते हैं सब कुछ जो उनको पता है, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने अर्जित किया है खुद से अपने गुरु से, वो सब कुछ आगे जनरेशन को पास ऑन करते हैं। और उसमें उनका कुछ स्वार्थ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस एक ही मकसद होता है कि जो कुछ भी हमारे पास ऊपर से आया है वो सब कुछ आगे पास ऑन करे। ये होता है गुरु शिष्य परंपरा। और जितनी भक्ति भाव से, प्यार से और म्यूजिक के प्रति और जो ज्ञान है उसका जो सम्मान होता है, वो सबको लेके आगे शिष्य को वो प्रदान करते हैं। और कैरी वो फॉरवर्ड। हाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और वो उनकी चाह इतनी होती है गुरु की, ये आगे पास ऑन होता रहे, ये कभी खंडित ना हो। ये शिष्य का भी वही भाव होता है कि जो मेरे गुरु जी मुझे सिखा रहे हैं, जो मेरे गुरु सिखा रहे हैं, वो मैं पूरी तरह से ग्रहण करने की कोशिश करूँ। और आज के दौर पे मतलब ये गुरु शिष्य परंपरा से मतलब काफ़ी कम लोग सीखते हैं, मतलब जहाँ तक जी मुझे पता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, बेसिकली क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा, इसका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ये मतलब हम बोल ही नहीं सकते कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है गुरु शिष्य परंपरा का। उतना पुराना गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल पद्धति, ये स्टार्ट हुआ है। और आगे जाके धीरे 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 जैसे वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है सब चीजों का, वैसे थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस म्यूजिक में आ रहा है। लेकिन म्यूजिक है, ये ऐसी चीज है कि जिसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी गुरु शिष्य परंपरा बची है। और बाकी जो आर्ट फॉर्म्स में ही बची है। बाकी जो इंजीनियरिंग हो गया या फिर बाकी अदर प्रोफेशंस हैं, एग्जैक्टली, तो उसमें ये अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पहले सभी प्रोफेशंस में बोल सकते हैं, सभी फील्ड में गुरु शिष्य परंपरा था। अगर हम पहले जमाने की बात करें, बात जैसे करें महाभारत में जी, तो उससे भी पांडव और आगे, इवन अंग्रेजों के कुछ साल बाद तक भी ये अच्छा, ये हाँ परंपरा चलती थी। परंपरा चलती थी। जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो ये बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा, ऐसा हम लोगों को लगता है, हम लोगों को इन द सेंस यंग जनरेशन जो जो भी म्यूजिक से जुड़े हैं, हर कोई गुरु शिष्य परंपरा से सीखना चाह रहा है, लेकिन उनको ना सही मौका नहीं मिलता। मौका नहीं मिलता, या फिर उनको वो संधि जो होती है ना, अपॉर्चुनिटी, वो नहीं आता, किसी के भाग्य में नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोशिश, हर जो कोई भी म्यूजिक सीखना चाह रहा है, उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो गुरु शिष्य परंपरा ही आजमाए, ना कि प्रोफेशनल कमर्शियल वे पकड़े। वो तो खैर है, लेकिन प्रेफरेंस इसी चीज को देना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से सीखे। जी बिल्कुल। और आदित्य जी, आप संगीत के घरानों को कैसे देखते हैं, वो हमें बताइए। जी, घराना ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है संगीत में। जैसे कि घराना मतलब होता है एक डिसिप्लिन, एक स्टाइल होता है। बहुत सारे घराने हैं जिसमें हर एक घराने का अपना स्टाइल, अपना अंदाज, अपनी एक क्या बोल सकते हैं उसको, अपनी नजाकत होती है। तो वो हर एक घराने का अलग 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 फिर बहुत वास्ट है, सबका है। मेरा मानना ये है कि मुझे ये ऐसा लगता है कि सब घराने का सभी अच्छा ही है, सबकी स्पेशलिटी होती है। सबकी स्पेशलिटी होती है। आप जितना
भी आप सीख सको, सुन के, किसी से सीख के, देख के, हर तरह से जितना आप सीख सको उतना सीखो। जी बिल्कुल। और जैसे कि आप बांसुरी बजाते हो और भी कोई भी अगर आर्ट फील्ड है और भी कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन से पहले मैं कहूँगा डेडिकेशन चाहिए। अगर डेडिकेशन होगा तो डिसिप्लिन वो अपने आप बन ही जाता है। और रियाज करने का एक जुनून होना चाहिए। जैसे लत लगती है ना किसी चीज की, वैसे रियाज की लत लगनी चाहिए। रियाज की मतलब प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं ना, कि एक चीज बार बार करो, उसको सराव या प्रैक्टिस कह सकते हैं। रियाज एक है कि खुद के अंदर झांकने की प्रक्रिया जो हर रोज होनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन, जो हम अंदर झांकते हैं हर रोज, और वो प्रैक्टिस से, वही चीज के प्रैक्टिस से हम उसमें अंदर तक जाके सब कुछ ले सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे रियाज में हम किसी एक कोई एक राग पकड़ के हम जो रियाज कर रहे हैं, तो हमें इतनी पॉसिबिलिटीज, इतना गहरा उसमें हमें दिख सकता है कि अगर कंसिस्टेंट रियाज रहे डिसिप्लिन तरीके से, तो बहुत लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। मैं तो अप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरे गुरु के आशीर्वाद है। बिल्कुल। और आदित्य जी, आपने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स भी किए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी वहाँ के ऑडियंस और यहाँ के ऑडियंस में क्या डिफरेंस है? जी, अभी तो मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी नॉर्मल है, वो यहाँ की हाईटेक है। तो वहाँ का जो एम्बियंस होता है, मैं एक्वास्टिक की बात कर रहा हूँ, एम्बियंस जो होता है, एक्वास्टिक जो होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स का क्वालिटी जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, उससे ना एक माहौल बन जाता है। जैसे लगता है कि हम घर में जब बैठ के या फिर खाली हॉल में बैठ के, वो सिर्फ इको रिवर्ब नहीं, उसके साथ एक लाइवनेस हम फील करते हैं। वैसा वहाँ पे थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, अकॉर्डिंग टू जितना भी मैंने देखा है वो। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में अभी ये आना शुरू हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी ना कुछ 5-6 साल पहले तक ये रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब चीजें स्टूडियो में जाके होती थी। अभी क्या हुआ है ना, हर एक म्यूजिशियन के पास, ऑलमोस्ट 90% म्यूजिशियंस के पास खुद का रिकॉर्डिंग सेटअप है, और अच्छा क्वालिटी का है। ये चेंज है। और दूसरी बात कि ऑडियंस कैसे ये करते अप्रिशिएट करते हैं। एक तो चीज क्या है कि वो मैंने एक देखा चीज, पता नहीं ये सही गलत, लेकिन अच्छा लगा एक चीज कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज अच्छी सुनाई दी तो हम ताली बजाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये अंदर से आती है नेचुरल चीज। वहाँ की नेचुरल उनका क्या है कि सब खत्म होने के बाद वो सब इकट्ठा करके अप्रिशिएट करते हैं। मतलब जैसे कि आपने कोई एक धुन बजाई, फिर बीच में गैप हुआ, तो उस टाइम कोई अप्रिसिएशन नहीं है? अप्रिसिएशन होता है, तब अगर चेहरे दिख रहे तो उनके चेहरे पे अप्रिसिएशन दिखता है, लेकिन उनका डिसिप्लिन है कि सब होने के बाद वो तालियां बजाएंगे, शोर मचाएंगे, सीटियां मारेंगे, लेकिन सब होने के बाद। ये है, वो भी ठीक है। हमारा जो भारत में या फिर अदर हमारे कंट्रीज में, इधर एशियन कंट्रीज में ये चलता है कि बीच में अगर शेयर करते रहते ताकि और आर्टिस्ट मोटिवेटेड फील करते हैं अंदर से। जी, वो मुझे ज्यादा पसंद है बेसिकली, कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उधर अप्रिशिएट करेंगे, तो हम नेक्स्ट जो आगे आएगा वो और खुल के आएगा जी। और उस टाइम तो मतलब बिल्कुल भी झिझक चले जाती है, और मतलब अंदर से और अच्छा उनके करने का मन करता है। और जैसे कि आपको मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली कि इंडियन ऑडियंस में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज होता है कि मतलब फॉरेन म्यूजिक को लेके, इंग्लिश सॉन्ग्स को लेके, तो फॉरेनर्स के अंदर क्या क्रेज है मतलब इंडियन म्यूजिक को लेके? एक्चुअली इंडियंस के दिमाग में वेस्टर्नाइजेशन अभी धीरे धीरे चालू हुआ है, लेकिन इंडियन म्यूजिक जो है वो उतना ही बरकरार है हमारे अंदर। सिर्फ वो क्या है ना, अंदर छुपा है। आप कभी भी किसी को कोई अंग्रेजी गाना गुनगुनाते हुए नहीं, मतलब ज्यादा नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन हिंदी गाना हो या फिर
मराठी गाना हो, वो गुनगुनाते हुए उनके सबकॉन्शियस में वो चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड। एक मैंने ये नोटिस किया है चीज। और दूसरी बात, जो बाहर के लोग हैं, अभी क्या है ना, इंडियंस को क्लासिकल म्यूजिक जो है वो तो इंडियन क्लासिकल का फॉर्म में पता है, लेकिन बाहर के लोगों को दो पार्ट है, उनका वेस्टर्न क्लासिकल भी है, मतलब जो उनका क्लासिकल है, और ये हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो हम जितनी वेस्टर्न क्लासिकल को हम म्यूजिशियंस जितना सीखने के तरीके से देखते हैं कि अरे इसमें क्या अलग है और हमें उनमें क्या डिफरेंस है क्लासिकल में, वो हम देखते हैं, वैसे वो लोग भी देखते हैं डिफरेंस के दौर पे। और नॉर्मल पब्लिक की बात करें, वहाँ की नॉर्मल फॉरेनर्स की, तो वो ना दवाई के जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक को सुनते हैं। उनको ये पता है, कहाँ से पता है पता नहीं, लेकिन उनको ये चीज पता है कि ये सुनने से दिल को सुकून मिलता है। हाँ, तो वो सुनते वक्त ना आंख बंद करके लाइक मेडिटेशन, जस्ट लाइक हो जाते हैं। हाँ, और वो मेडिटेशन करने जैसे ही वो सुनते हैं, फील लेते हैं। और मैंने एक यूट्यूब पे देखा था रविशंकर जी का, पंडित रविशंकर जी, जो बहुत बड़े सितारिस्ट हुए हैं भारत के, जिन्होंने हमारे इंडियन म्यूजिक को, भारतीय संगीत को देश विदेश में पहली बार पहुंचाया। तो वो पहले इंसान थे, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ, देखा भी नहीं है। तो उनका एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो लोग सामने लेट के सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको दिल को इतना सुकून मिल रहा है कि वो गार्डन में ऐसे ही प्रोग्राम इधर चालू है और वो सब लोग बैठ के लेट के अच्छे से सुन रहे हैं। नींद आ रही है ऐसा नहीं है, वो महसूस कर रहे हैं, हीलिंग उनको महसूस हो रहा है। इसीलिए वो सब इट्स लाइक अ मेडिसिन। यस, उनके लिए मेडिसिन है, और अभी भी उनके लिए ये इंडियन म्यूजिक मेडिसिन ही है। और कुछ लोगों के लिए जिनको म्यूजिक समझ में आता है, वो कितना मुश्किल चीज है ये ऐसे देखते हैं। और आदित्य जी, आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स भी जीते हैं, तो सबसे स्पेशल मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और अवार्ड या स्कॉलरशिप जीतने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया, मतलब जैसे कि आपने कहा कि अप्रिसिएशन मिलता है तो मोटिवेशन आती है। अवार्ड स्कॉलरशिप तो मतलब ठीक है, कुछ जरूरत होती है बायोडाटा में आने के लिए, लाइफ में स्कॉलरशिप्स की जरूरत होती है, जैसे उभरते कलाकार होते हैं उनको जरूरत होती है। उससे बढ़कर जो अवार्ड्स मैंने पाए हैं वो ये है कि जो लाइफ चेंजिंग रहे हैं मेरे, वो मोमेंट्स, अवार्ड्स नहीं बोल सकते, मोमेंट्स बोल सकते हैं वो चीज को। कि एक तो सबसे पहला मोमेंट ये था कि मेरे जो जादव सर है, वो मुझे जब गुरुजी के पास, पंडित रूपक कुलकर्णी जी के पास लेके आए, तो उन्होंने मेरे सामने, गुरुजी के सामने, मैं वही था, हाथ जोड़े और बताए कि उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे को आप ले लो, उसको सिखाओ। और प्रार्थना करके उन्होंने बताया, पूछा उनसे। तो ये जो मोमेंट है वो मेरे हर रोज दिन का, मतलब जो स्टार्ट होता है ना दिन, तो वो मोमेंट मुझे नजर में आता है कि मेरे गुरु ने इतना हाथ जोड़ के मुझे आगे बढ़ाया है, तो मुझे ये नीचे नहीं आने देना है, कुछ भी करके इसको ऊपर ऊपर ही लेके जाना है। ये एक मोमेंट बहुत लाइफ चेंजिंग हर रोज है। वो एक समय पे वो घटित हुआ घटना, लेकिन वो दिमाग में हर रोज चलती है, हमेशा। और दूसरी चीज ये है कि लाइफ चेंजिंग, कि हम परफॉर्म तो करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने एक बार एक परफॉर्मेंस हो रहा था और मेरे जो गुरु है, सदगुरु है आसावरी जी, आई, तो वो सामने बैठे थे और मैं बजा रहा था, मतलब सॉरी, वो बाद में आए। मैं बजा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे, सब कुछ है। और उस टाइम मुझे जॉन्डिस हुआ था, और प्रोग्राम तो पहले से ही कमिटमेंट था, तो जाना ही था, और मैं गया। और उसमें से अंदर उतना ताकत भी नहीं था कि मैं बजाऊं कुछ, तो मैंने शुरू किया, आलाप बजा रहा था, आगे चल रहा था धीरे धीरे। 1-1.5 घंटे का हमारा रिसाइटल होता है, तो धीरे धीरे बजा रहा था। तो मैंने देखा कि वो चल के आ रही है और वो सामने बैठी, तो मेरे अंदर जो ताकत आई, पता नहीं कहाँ से आई, मैंने 1 घंटा ऐसे बीता, मुझे पता ही नहीं चला।
और लोगों को भूल ही गए कि आपको जॉन्डिस है। जी, मैं ही भूल गया और सामने वालों को पता भी नहीं चला कि यार ये जॉन्डिस का पेशेंट बजा रहा है करके। तो मैंने एक ये चीज महसूस किया कि लाइफ में ऑडियंस तो मजे लेंगे, एंटरटेनमेंट तो उनका होगा, उनको अच्छा लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक आर्टिस्ट को, एक म्यूजिशियन को, एक शिष्य को यही सामने होना चाहिए कि वो हमेशा अपने गुरु के लिए ही बजाए। वो मैंने उस टाइम महसूस किया। तो वो भी मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि किसके लिए बजाना है क्लैरिटी आ गई। और आदित्य जी, आप शिक्षा भी प्रदान करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि संगीत की शिक्षा का स्टूडेंट के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जी, मैं अभी कुछ बच्चे हैं, उनको थोड़ा बहुत जितना भी मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा जो होती है वो तो अभी मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ ये कहने के लिए, तो मैं जितना हो सके सिखाता हूँ जितना भी। तो लोगों को क्या होता है ना, इसमें म्यूजिक में सबसे पहली बात क्या होती है, आपका रिसीविंग मोड ऑन होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते पहले से थोड़ा सीखे हुए रहते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये सीखा था, ये कुछ थोड़ा अलग लग रहा है, तो उनका रिसीविंग ऑफ हो जाता है। तो ये सब कुछ उनका रिसीविंग ऑन होना, ये उसमें वो खुद में ही बदलाव हो जाता है कि मन के विरुद्ध जाके हमें ग्रास्प करना ही पड़ेगा, आए हैं तो सीखना ही है, ये भी होता है। और दूसरा क्या है कि जैसे कोई एक राग है जो समझो तोड़ी है, राग तोड़ी, बिलासतानी तोड़ी हो, वो थोड़ा सैडनेस फील है, सैड फील। अगर कोई हैप्पी मूड में है अभी और वो सैड उसको फील बजाना है, तो उसको वो फील करना पड़ेगा खुद को उस टाइम पे, तभी वो फील से, भाव से वो राग संगीत बजा पाएगा। तो वो भाव लाने में, और वो उसमें क्या होता है, ये राग का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपना एक स्वभाव होता है, उसके ऊपर हमारा खुद का स्वभाव हावी होता है। तो फिर भी राग नीचे बैठ जाता है और फिर वो हम ही, वो जो इंसान है वही बजा लेता है, राग का कोई अस्तित्व बचता नहीं। वैसे ना हो, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उसका भाव बरकरार रखने के लिए उसका स्वभाव को थोड़ा बताए कि यहाँ पे ये मत करो, यहाँ पे फील आना चाहिए। ये कर करके उनको अपना स्वभाव और राग का स्वभाव, ये दोनों में डिफरेंस धीरे धीरे पता चलता है और ये क्लैरिटी आ जाती है, विजन आ जाता है। तो जो रेगुलर रूटीन लाइफ है उसमें भी उनका बहुत असर हो जाता है, चेंजेस आते हैं, स्वभाव बदल जाता है। जैसे राग को सॉफ्ट करने के मामले में, चक्कर में, उनका खुद का स्वभाव भी सॉफ्ट हो जाता है। एग्रेसिव है, उनको पेशेंस बढ़ता है, क्योंकि 1-1.5 घंटा आपको एक ही राग बजाना है, तो पेशेंस तो होना चाहिए। पेशेंस, एक बार वो पेशेंस का, अगर आप 2 घंटा हर रोज रियाज करते हो पेशेंस के साथ, तो आपके लाइफ में तो पेशेंस आना ही है। जैसे कि आपने डिसिप्लिन के बारे में पहले ही बता दिया, तो वो भी ऑटोमेटिक हो जी जाएगा। और आदित्य जी, जैसे कि आजकल डिजिटल एरा में काफ़ी सोशल मीडिया का क्रेज है, तो म्यूजिशियंस के लिए ये क्या बेनिफिट है या फिर कुछ चैलेंजेस रहते हैं? जी, बेसिकली क्लासिकल म्यूजिशियंस के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग है। क्योंकि उसका लिमिट होता है 1 मिनट 1.5 मिनट का, और क्लासिकल म्यूजिक का जो प्रभाव है वो 1-1.5 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन उसका टाइटल देख के स्क्रोल डाउन हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक, ये तो आ वाला संगीत है, ये करके स्क्रोल डाउन हो जाता है। इसीलिए उसको, क्लासिकल म्यूजिक को, जितना लाइट म्यूजिक या पॉप म्यूजिक हो या फिर वेस्टर्न म्यूजिक हो, वेस्टर्न क्लासिकल नहीं, वेस्टर्न म्यूजिक, उसको जितना सराहाया जाता है, मिलियंस में व्यूज आते हैं, उतने क्लासिकल में कम मिलता है देखने को। ऑडियंस लिमिटेड है, ऑडियंस लिमिटेड है अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगता है कि भारतीय जो हमारे ऑडियंस है, जो भी बाहर के भी है, उनको मतलब क्लासिकल म्यूजिक को भी उतना ही सुनना चाहिए, ना कि म्यूजिक के लिए, खुद के लिए। म्यूजिक तो अपने आप में बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके सामने हम चींटी बराबर भी नहीं है। सरस्वती जी जी, उनके हाथ में भी तो वीणा है, जो क्लासिकल में ही बजता है। वीणा में वेस्टर्न म्यूजिक या फिर लाइट म्यूजिक बहुत कम सुनते हैं हम। तो क्लासिकल म्यूजिक भी सुनना जरूरी है खुद के लिए। बिल्कुल। और आतिशी, अब आप हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को, कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है, मतलब कोई कोलैबोरेशन, फ्यूजन
या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? जी, एक्सपेरिमेंट अगर ऐसा कुछ मौका मिला कुछ नया करने का तो एक्सपेरिमेंट करना ही मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और किस तरह का एक्सपेरिमेंट कुछ बता सकते हैं, कुछ भी है दिमाग में आपके? आ, दिमाग में अभी तो नहीं, लेकिन बता नहीं सकता अभी। लेकिन जरूर एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा पसंद करूँगा। मतलब आपके अंदर है कि कुछ ना कुछ जी। अलग करना है, ट्राई, जी मतलब एक जगह आप अपने आप को लिमिट नहीं करना। जी तो आदित्य जी, अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको तुरंत ही आंसर देना है, ठीक है, बिना रुके। जी तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जी जी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आप जब रियाज करते हैं, सुबह करते हैं या रात करते हैं? दोनों टाइम करता हूँ, लेकिन पसंद रात को करना है। रात को ज्यादा पसंद है, ओके। एक रात जो इंस्टेंटली आपका मूड चेंज कर देता है? स्पेसिफिक एक नहीं, लेकिन शाम से लेके रात तक के बीच में जो राग आते हैं उस समय के हिसाब से वो अच्छे लगते हैं। अच्छी बात है। और अगर आप फ्लूटिस्ट नहीं होते तो आप क्या प्रोफेशन चूज करते? बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो मैं उसमें भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं इंजीनियर होता अच्छा। तो कभी ये पैशन फॉलो करना है या अभी पता नहीं, ऊपर अभी वाले के हाथ में, पता नहीं, जी, लेकिन अभी तो म्यूजिक ही करना म्यूजिक है। ही लाइफ है। जी। और प्रैक्टिस करते करते क्या लेते हैं, चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपको इंडोर ऑडिटोरियम ज्यादा पसंद है या ओपन एयर की महफिल ज्यादा इंडोर। पसंद? इंडोर। इंडोर। शांति रहती है। बेसिकली मैं बांसुरी बजाता हूँ, तो आउटडोर में क्या होता है ना, हवा चलती है, जी, तो हवा बांसुरी में घुस जाती है, तो हमारे हवा का प्रेशर और बाहर की हवा का प्रेशर क्लैश होता है, तो आवाज निकलता नहीं, सुर कम ज्यादा होता है, इसीलिए इंडोर प्रेफर करता हूँ। ओके। सो जैसे कि आप संगीत सिखाते भी हैं, तो कोई ऐसा एक्सक्यूज जो स्टूडेंट हमेशा मारते हैं कि आज रियाज नहीं करेंगे कुछ? हाँ, मतलब मुझे तो फनी लगता है कि टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, मतलब बेसिकली 24 घंटे हमारे पास, तो हम जी। कभी ना कभी तो हम अगर टाइम करना निकाल है ही तो सकते हैं। कैसे भी करता है इंसान। हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं ना, आपने बताया कि अगर खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे, सो रहे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नेसेसिटी। इम्पोर्टेंट। हाँ, नेसेसिटी, राइट। और फ्यूजन फ्यूजन म्यूजिक या सोलो? सोलो। सोलो, ओके, दैट्स ग्रेट। और इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे फ्यूचर? जी, मैं एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, यान्नी करके, ग्रीक कंपोजर म्यूजिशियन जी है, जी, उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला तो। दैट्स ग्रेट। और हम आशा करते हैं कि जल्द ही आप उनके साथ भी काम करें। और हमें बहुत ही अच्छा लगा आदित्य सितार जी आपसे बात करके। आपने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की है। और धन्यवाद मेरी कहानी मेरी जुबानी में आने के लिए। और आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, और थैंक यू मुझे यहाँ बुलाया आपने। और आगे भी म्यूजिक के और क्लासिकल म्यूजिक के या फिर गुरु शिष्य परंपरा के आप आगे भी पॉडकास्ट करें, इंटरव्यूज करें, ताकि यंग जनरेशन को या फिर सभी लोगों तक ये पहुंचे और हमारी एक भारतीय जो संस्कृति है वो बरकरार है। बरकरार रहे। आप कर सकते हैं ये चीज, तो आपको जी बिल्कुल। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ये चीज के लिए, धन्यवाद। और थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आदित्य जी, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो डेडिकेशन और सुरों का प्यार शेयर किया, वो लिसनर्स के दिल तक गया है। दोस्तों, ये था आज का मेरी कहानी मेरी जुबानी पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी, एक नया सफर। तब तक के लिए कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग और म्यूजिक के साथ कनेक्टेड रहिए।